कमलनाथ क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। छिंदवाड़ा और की बात करें, पीछे चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा की जनता जो फैसला करती है मुझे स्वीकार है। दिग्विजय सिंह भी पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा की जनता जो फैसला करती है मुझे स्वीकार है। चलिए, ये रिएक्शन था कमलनाथ का। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी की जीत के बाद कांग्रेस खेमे से एक रिएक्शन यहाँ पर जरूर ले लेना चाहिए। प्रमोद जी, अजय जी। कमलनाथ पिछले 3 महीनों से बहुत कम बोलते हैं, कह रहे हैं स्वीकार है। देखिए, जनता का जो भी आदेश होगा, जो भी जनादेश होगा, उसे मैं समझता हूँ हम सारे लोगों को सिरोधार्य और स्वीकार करना होगा। यही लोकतंत्र की ताकत है। और निश्चित तौर पर रायबरेली की जनता ने जो राहुल गांधी के ऊपर विश्वास किया है, ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है। और मैं ये भी समझता हूँ कि लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री जी स्वयं पीछे चलने लगे थे, तो उन्होंने जो अपने शब्दों की मर्यादा इस चुनाव में तोड़ी है, मछली, मटन, मंगलसूत्र, गाय, बैल, भैंस, इन सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से विपक्षी दलों पर उन्होंने आक्रमण किया है, इससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है और ये लोकतंत्र के लिए भी नुकसानदायक है। भारतीय जनता पार्टी जहां 400 पार की बात कर रही थी, वो उससे बहुत पीछे है। और हम अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे थे, हम उस पर अभी भी अडिग हैं। और निश्चित तौर पर देखिएगा, जैसे जैसे मतगणना की चाल धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ उभर कर सामने आएगा। चलिए, इंडिया गठबंधन तो मजबूती के साथ सामने उभर कर आ पाता है या नहीं, या कुछ ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। शैलेंद्र पटेल जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं और अजय धवले जी भी जुड़े हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पैनल में आपको भी इंक्लूड करते हैं। शैलेंद्र जी, आप लोग तो कह रहे थे 12 से 13 सीट हम जीत जाएंगे मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ तो शून्य के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जो आपका गढ़ था, इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था, इंदिरा गांधी के 2 हाथ, संजय गांधी, कमलनाथ, यहाँ तो कमलनाथ का भी हाथ छूटता हुआ नजर आ रहा है छिंदवाड़ा से। देखिए, निश्चित रूप से अभी जो रुझान है उसमें कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में पीछे है। और हम लोगों को जो ग्राउंड से फीडबैक मिला था, कैंडिडेट से फीडबैक मिला था, जो हम लोगों को जानकारी मिली थी, उस आधार पे हम 10 से 12 सीटें जीतने की हमें उम्मीद थी। लगभग जो एंटी इनकम्बेंसी पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूरे देश में जो एंटी इनकम्बेंसी थी, कमोबेश मध्य प्रदेश में वही स्थिति थी। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं निश्चित रूप से उससे उलट आए। कहीं ना कहीं हमें भी उसको लेकर चिंता है कि ये इस तरह के जो रिजल्ट आने चाहिए या इस तरह के रुझान आने चाहिए वो नहीं आने के थे। लेकिन खैर, जो रिजल्ट होता है वही सत्य होता है, वही अंतिम सत्य मान के हमें आगे बढ़ना होता है। और अगर इस तरह के रिजल्ट आते, क्योंकि अभी 4 से 5 सीटों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, 25-30 हज़ार का डिफरेंस उसके बीच में चल रहा है। हमें अभी भी उम्मीद है कि हम 2 से 4 सीटों में कहीं ना कहीं फाइट में, उन सीटों में रिजल्ट उस तरीके से आएंगे। लेकिन अगर जो अभी रुझान है यही अगर रिजल्ट में परिवर्तित होते हैं, तो हमें उसमें निश्चित रूप से बैठ के मंथन और चिंतन करने की बात है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमें मात्र 1 सीट मिली थी और 2014 के भी लोकसभा का जब रिजल्ट आया था, बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे पास में नहीं आए। 2009 का जरूर चुनाव ऐसा रहा है जहां पे हमने 12 सीटें दी थी। लेकिन पिछले 30-35 सालों का हम अगर इतिहास मध्य प्रदेश का देखते हैं, तो लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का लगातार मध्य प्रदेश में नहीं रहा। और ये केंद्रीय नेतृत्व और स्टेट नेतृत्व को मिलकर इस बारे में चिंतन और मनन करना चाहिए कि विधानसभा के में तो निश्चित रूप से अच्छी फाइट होती है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन लोकसभा में जब जाते हैं तो वो उतनी सीटें कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। ये लगातार 25-30 सालों से हम देखने को आ रहा है। लेकिन एक अपडेट है और अपने दर्शकों को बता दें, जैसे दिनेश प्रताप सिंह ने हार स्वीकार कर ली रायबरेली से, वैसे कमलनाथ, छिंदवाड़ा जो गढ़ था कांग्रेस का, कमलनाथ ने हार स्वीकार कर ली। IBC 24 पर एक बड़ा अपडेट है, छिंदवाड़ा से कमलनाथ ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने ये कहा है कि अपनी हार उन्होंने मान ली है, यानी फाइनली मान ली है। एक बड़ी है कि छिंदवाड़ा की जनता ने पहले 230 पार करे। बिल्कुल, हाँ। और ये भी उन्होंने कहा है कि देश में जो फैसला आया है वो अच्छा है। बीजेपी 400 नहीं, पहले 230 तो पार कर ले। सही है सर, 230 ही आप लोग तो कह रहे थे कि 400 पार जाएंगे, बीजेपी 370 जाएगी, ये कह रहे थे, चलिए छोड़ते हैं। हाँ। वो तो एक नारा था, पर आज जो बात है हकीकत 272, आंकड़ा तो 272 का है। एक यथार्थ तो ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट कर रहे हैं। एक फैक्ट तो ये है। लेकिन नो डाउट अबाउट इट, जो आपने छत्तीसगढ़ में बेहतरीन प्रदर्शन किया, मध्य प्रदेश में किया, बाकी देश के रिजल्ट देख के आप लोग के चेहरे
इस तरह से उतरे हुए क्यों लग रहे हैं? आपने तो छत्तीसगढ़ में अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए, उतरने वाली फिर- कोई बातें नहीं है। हमने जो लक्ष्य रखा हाँ, था, हंस रहे हैं, ये हमने गुड। जो लक्ष्य तय किया था वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और लक्ष्य करने की कोशिश की है। और अभी तो देखिए, अभी आधे भी राउंड की जो है काउंटिंग नहीं हुई है, तो इसको अपन लगभग पूरा नहीं मानना चाहिए कि हम उसको पूरी काउंटिंग नहीं मानेंगे। लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो वादे करी थी, माननीय मोदी जी के चेहरे पर हमने जो चुनाव लड़ा था, मोदी जी ने जो वादा किया था वो हम पूरा करते हुए आपको साफ दिख रहा है। उसके कारण से ही आज जनता ने उखाड़ा, नहीं तो इन्होंने क्या, जनता ने इनको उखाड़ फेंका। आज स्थिति देखिए आप, इंडिया अलायंस जो है मात्र 225 के आसपास में समेट गया है। आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस भी जो है मात्र जो 100 के आंकड़े के आसपास ही ठहरती हुई नजर आ रही है। आप अंदाज लगाइए, हम फिर भी जीत रहे हैं। हमारी सरकार, मोदी की सरकार आ रही है, मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में उपलब्धि है। और रायबरेली की बात छोड़िए साहब, आपने देखा था अमेठी को कैसे छोड़ के भागे थे, भागे क्यों फिर वहां से? अगर ऐसी वाली बात थी, फिर 2 जगह से क्यों लड़े चुनाव? तो मैं तो उसको नहीं मानता, भगोड़े मानता हूं उनको, अमेठी से राहुल गांधी जी को। ठीक है, जनता ने उनको जिताया, रायबरेली से अपने आप में अपनी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और जो हमने कहा था उसे पूरा कर दिखाया है। और सशक्त भारत का जो हमारा स्वप्न है, 2047 तक का जो विकसित भारत का जो स्वप्न है माननीय मोदी जी का, वो भी हम दिखाएंगे। ये आपने अपने आप में उपलब्धि करके एक छोटा सा प्रश्न राम अवतार जी, अब देखिए 12:40 हो गए हैं और अगर टैली की बात की जाए तो अब ये काफी देर से 295 225 इसके आसपास बना हुआ है। तो एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपको क्या लगता है कि अब इसमें क्या कुछ चांसेस है कि ये अभी और कुछ इसमें बदलाव देखने को मिलेगा या फिर इसके इर्द गिर्द ही अब परिणाम रहने वाले हैं? संकेत आ रहे हैं वो इसी तरह के हैं कि अब थोड़े बहुत फेरबदल होंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद उतने ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते। एक ट्रेंड चलता है, वो ट्रेंड आगे जाके दिखता है। और क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, तो बड़े लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा वाइज अंतर आते हैं, वो अंतर के जो खाई है उसको पाटना एक कठिन काम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लग रहा है, जो ऐसी स्थिति रहेगी तो इससे ये तय होता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, भाजपा बड़ी पार्टी है। कुछ राज्यों में उनको नुकसान हुआ है, खासकर जो किसान के राज्य है, जहां मंडल की राजनीति चली है। हाँ। जो आरक्षण की राजनीति चली, जो बात उठी कांग्रेस की, उन जगहों में जो जागरूक और किसान आंदोलन का इलाका रहा है, उन इलाकों में यूपी, बिहार, हरियाणा, जहां से आंदोलन, किसान आंदोलन लंबा चला है और आरक्षण की बात हुई है और तरह तरह के जो विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई, उन राज्यों में ज़्यादा नुकसान हुए। और उड़ीसा जो माना जा रहा था एक राज्य, पूरी राज्य अब आ गई है उड़ीसा भाजपा के पास, तो 2 नए राज्य उसको मिले भी हैं। जो विधानसभा चुनाव में हुआ है वहाँ दोनों जगह वापसी हुई है। तो एक तरह से दक्षिण में जो उनका एक नुकसान हुआ था, वो दक्षिण में भरपाई अच्छा हो गई है। इम्पैक्ट रहा। अशोक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, ग्वालियर चंबल के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। अशोक जी, एक फोटो मुझे याद आ रही, जब आपका नाम का ऐलान किया गया था राज्यसभा सांसद के लिए, तो दोनों कानों पे फोन था आपके, दोनों कानों पे। इधर तो मध्य प्रदेश से तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन 2014 और 2019 के लिहाज से देखा जाए तो देश में तो आपने ठीक प्रदर्शन किया है। हाँ, पूरे देश में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो मार्जिन है कई सारी सीटों पे बहुत नॉमिनल है। कहीं हम 5,000 से पीछे हैं, कहीं हम 11,000 से पीछे हैं, कहीं हम 8,000 से पीछे हैं। तो उम्मीद है कि जी हेलो नहीं, 29 की 29 सीटों पर पीछे हैं और कमलनाथ जी ने हार भी स्वीकार कर ली है। चलिए फिलहाल बात करेंगे, अभी तो लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और ये होती रहती है। अजित अवली जी से भी प्रतिक्रिया लेती हूँ, लेकिन वंदना जी मैं आपको भी ज्वाइन करना चाहूंगी थोड़ा। छत्तीसगढ़ वो कुछ बोल रहे हैं। हाँ मैम, 1 मिनट बस सुन लेता जी। अशोक जी बोलिए। तो मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में पूरे देश की तरह हम भी ठीक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पूरे देश में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और इंडिया गठबंधन का जो एक कांग्रेस ने जो गारंटी दी थी
आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी के नेतृत्व में जनता ने उसको स्वीकार किया है कि जिस तरह से पिछले 10 साल पहले जो सरकार बनी थी, जो झूठे वादे करके बनी थी, उसको नकार दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अशोक सिंह हैं, राज्यसभा के सांसद। उन्होंने ये कहा है कि जो 10 साल पहले वादे किए थे वो अब उसका असर दिख रहा है, यानी 10 साल बाद उसका असर दिख रहा है। वंदना जी भी बहुत देरी से प्रतीक्षा आप कर रही हैं। बीजेपी के भी गेस्ट वहां पे बैठे हैं भोपाल स्टूडियो में, उनसे बात करेंगे। ये मंगल सूत्र वाला फैक्ट चला है कि नहीं चला है, क्या रिएक्शन है उस पर आपका? और मैम, और एक ये बात भी कि हर महिला को 1 लाख रुपए देंगे, ये भी वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया था, खटाखट आपके अकाउंट में आएंगे। तो यही लगता है क्या कि ये जो 229 का आंकड़ा अब तक पहुंचे हैं और 400 पार नहीं जाने दिया आपने एनडीए गठबंधन को, रुझान यही कुछ कह रहे हैं? देखिए, महिलाओं को जो 1 लाख रुपया मिलेगा वो फटाफट मिलेगा। आप देखेंगे कि जैसे अभी एनडीए में 295 बता रहा है और इंडिया में 229 बता रहे हैं, कुछ समय बाद ये जो आंकड़ा है ये फेरबदल होगा। ये जो 229 है आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा और जो 295-96 है वो आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। मैं पूरे जिम्मेदारी और पूरे दावे के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे उनकी जो बातों को लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। ईवीएम पे इतना विश्वास है आपको? मैं अच्छा लग रहा है, ईवीएम पे इतना विश्वास है। वाह वंदना जी, वाह। मैं आपको देखिए, ईवीएम पर तो विश्वास है ही, हाँ। लेकिन जनता पर विश्वास है, क्योंकि अच्छा। प्रधानमंत्री जी के पास आप देखेंगे कि ईडी, सीबीआई सारे चीज थे, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते थे, लेकिन हमारे पास जो था इस बार नहीं हो पाया, दुरुपयोग नहीं हो पाया इस बार। जनता का आशीर्वाद था। इस लाइन को रेखांकित किया जाए कि ईवीएम पर विश्वास है कांग्रेस को। नहीं, आप सुनिए तो सही। अरे सुनिए तो भाई साहब, सुनिए ना, बहुत समय बाद मौका मिला है। पूरे पैनल में एकमात्र महिला है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ दिन पहले 400 के पार के नारे लगाते थे, फिर पहले चरण के चुनाव में उनके जो स्वर है थोड़ा नीचे हो गए, दूसरे चरण के चुनाव में उनके स्वर है वो नीचे हो गए। आप देखिएगा कि जो गठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, वो जरूर बनेगी, क्योंकि हम हमेशा जनहित के मुद्दों पर बात किए, महंगाई पे बात किए, बेरोजगारी पे बात किए, महिला सुरक्षा पर बात किए, किसानों पर बात किए। लेकिन प्रधानमंत्री किसकी बात करते थे भैया? आप मंगलसूत्र पर बात करते थे, आप मटन पर बात करते थे, आप मंदिर पर बात करते थे, आप मस्जिद पर बात करते थे, आप मुजरा पर बात करते थे। तो ये देश के जो हमारे जो बेरोजगार है, उन्होंने साबित कर दिया कि हमको इनकी बातों पर नहीं आना है, हमको बेरोजगारी पर बात करना है, हमको किसानों पर बात करना है, हमको महिला सुरक्षा पर बात करना है। कांग्रेस ये कह रही है कि देश के बेरोजगारों ने साबित कर दिया। 2024 में किसकी सरकार, बस थोड़ी देर बाद ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अपने दर्शकों को एक आंकड़ा बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पर अभी 272 के आंकड़े से बहुत दूर है। 245 पर भारतीय जनता पार्टी जो अभी की कंडीशन है, हालात है, उसमें बढ़त बना के रखी है। राहुल जी, कहा उन्होंने कहा था कि इस बार हम 370 पार करेंगे अकेले बूथे पर और एनडीए 400 पार, यानी कि अकेले अपने बूथे पर अभी जादुई आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाई है। यानी कि बहुत अच्छी स्थिति भाजपा के लिए तो अभी फिलहाल नहीं है, हालांकि अभी भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ 5 घंटे का ही हमारा काउंटिंग हुआ है। तो 5 घंटे के बाद जो स्थिति है वो कुछ इस तरह की है। लेकिन इस वक्त हमारे मध्य प्रदेश के गेस्ट की ओर मैं एक बार रुख करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत देर से वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं लगातार। अजय धवले जी हमारे साथ में है। अजय धवले जी, मोदी की गारंटी में आप लोगों का बेड़ा पार होते मध्य प्रदेश में तो नजर आ रहा है, लेकिन देश की स्थिति अगर देखें तो देश की स्थिति में मोदी की गारंटी उतनी नहीं चली लग रही है। मुझे लगता है ये हमें देखने की आवश्यकता है कि तीसरी बार देश के लोकतंत्र में कोई सरकार रिपीट होने जा रही है। चलिए, इस वक्त रिजल्ट की बड़ी बातें हम देख रहे हैं। रिजल्ट की बड़ी बातें देख ले। रायबरेली में बीजेपी उम्मीदवार ने हार को स्वीकार किया। राहुल गांधी ने यहां से जीत हासिल की है। एक बड़े मार्जिन के साथ रायबरेली से राहुल गांधी जीते हैं। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। तीसरी बार सरकार बनाना चुनौती, अनुराग ठाकुर का ये कहना है। वही रिजल्ट की बड़ी बातें इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। रायबरेली में हमने जैसा आपको बताया कि रायबरेली से राहुल गांधी ने जीत हासिल कर ली है और कांग्रेस खेमे की ये पहली जीत है, जहां एक तरफ बीजेपी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर से सबसे पहली जीत हासिल की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी ने सबसे पहली जीत यहां पर हासिल की है। रिजल्ट की ये बड़ी बातें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। लेकिन अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार
बनाना चुनौती है। उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि चुनौती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि एनडीए के पास आंकड़ा 293 का है। अजय धौले जी, मध्य प्रदेश में तो स्थिति आपकी बेहतर है, लेकिन देश में थोड़े पीछे रह गए आप। आपका दल भी पूर्ण बहुमत के करीब नहीं है। जी, मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव परिणाम की ओर हम और आगे बढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी समग्र रूप से अपने अकेले के दम पे जो बहुमत का आंकड़ा है 272 उसको पार कर जाएगी। देखिए, एक जो अनुराग ठाकुर जी का स्टेटमेंट आपको उठा, निश्चित तौर पे जब देश में आप 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकारें चला चुके हो, तीसरी बार आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना आपके लिए भी बड़ी बात होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से काउंटिंग और प्रोग्रेस में रहेगी, भारतीय जनता पार्टी को अपना जो लक्ष्य था वो प्राप्त हो जाएगा। एक अजय जी, अब आपका मिजाज बदला हुआ है। इससे पहले तो आप डिबेट में आते थे तो बोलते थे कि 10 साल हमने इतना काम किया है कि उन्हीं कामों के बूते पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि वो चुनौती होता है जब 10 साल तक हमने काम कर लिया होता है। तो देखिए, काम के बलबूते ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार वापस ला रही है। आपने 10 साल यूपीए का शासन देख लिया था। 10 साल यूपीए के शासन के बाद कांग्रेस 44 सीटों पे सिमटी थी। ये भी दौर देश ने देख लिया है। आज हम 10 वर्षों के शासन के साथ में और 10 वर्षों के सुशासन के साथ में, दमदारी के साथ में वापसी कर रहे हैं। ठीक है, सीटों में अभी ट्रेंड में कम आ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे आपको इन बातों को भी समग्र रूप से एनालिसिस करना चाहिए कि 10 वर्ष के यूपीए के शासन के बाद में कांग्रेस की क्या स्थिति थी और आज भारतीय जनता पार्टी के अपने सुशासन के बाद में क्या स्थिति है। रही बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने अपने शरीर का और जीवन का कंकण इस देश को दिया है और इसीलिए आज देशवासियों का ये प्रेम है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, यानी अजय धौले जी कह रहे हैं कि देशभक्ति का प्रेम है नरेंद्र मोदी जी का और इसीलिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि तीसरी बार सरकार बनाना, जो अनुराग ठाकुर ने कहा है, वो चुनौती तो होता है। तीसरी बार अगर आप 10 साल का शासन करके वापस आ रहे हो तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो चुनौती। लेकिन फटाफट एक बार स्टेट वार आंकड़े अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये देखिए, सरगुजा से जो हमारे लिए खबर आपके लिए अपडेट है, बीजेपी यहां आगे है। सरगुजा से पूरा अपडेट रचना जी, छत्तीसगढ़ का क्या है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में इस वक्त 10 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। राजनांदगांव की अगर बात करें तो 19,368 वोटों से कांग्रेस के भूपेश बघेल यहां पर पीछे चल रहे हैं। रायपुर से 1,56,000 वोट से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल आगे हैं। दुर्ग से 1,27,000 वोट से विजय बघेल आगे चल रहे हैं। रायगढ़ से 1,19,000 वोट से बीजेपी के राधेश्याम राठिया आगे हैं। सरगुजा से 61,000 वोटों से चिंतामणि महाराज आगे हैं। वहीं जांजगीर चांपा की अगर बात करें तो 44,000 वोट से कांग्रेस के शिव डहरिया इस वक्त पीछे चल रहे हैं। कांकेर से 30,000 वोट से बीजेपी के भोजराज आगे चल रहे हैं। बिलासपुर से लगभग 25,000 वोट से बीजेपी के तोखन साहू आगे चल रहे हैं, यानी देवेंद्र यादव यहां से पीछे चल रहे हैं। वहीं बस्तर से लगभग 20,000 वोटों से कांग्रेस के कवासी लखमा भी पीछे हैं। कवासी लखमा जिनकी जीत का दावा भी किया जा रहा था, माना जा रहा था कि अगर से अपने सिटिंग एमपी को बदला भी, बिल्कुल, जो कि पीसीसी चीफ है, उनको बदला भी, लेकिन अभी हालात ये है कि पीछे हैं। राहुल जी, एक चीज है, अगर चुनाव परिणाम पूरा छत्तीसगढ़ का देखें और पिछला लोकसभा चुनाव और इस चुनाव के जो आ रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में 25,000 वोट से आगे होना कोई बड़ी बात नहीं है ज़्यादा। इसका मतलब जो इस बार के कांग्रेस प्रत्याशी थे वो भाजपा प्रत्याशी मुकाबला संघर्षपूर्ण था। कड़े संघर्ष के बीच जो दिख रहे हैं सारे में कि सिर्फ 3 लोग 1 लाख पार किए हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल जी समेत 3 लोग। बाकी लोग जो है वहाँ संघर्ष 20 से 25,000 वोट के अंतर से आगे चल रहे हैं भाजपा वाले। हम जब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो प्रमोद दुबे जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जिन चेहरों पर दाव विधानसभा में लगाया गया और जिन चेहरों के साथ में विधानसभा में एक करारी हार मिली, उन्हीं चेहरों पर दोबारा दाव लगाया गया लोकसभा चुनाव में और अब स्थिति आपके सामने है। देखिए, ये माननीय मोदी जी ने राजनीतिक दल के सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाए, सारे परिवारवादी एक हो जाए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इकट्ठे आ जाए, कुर्सी के लिए अपना ईमान धर्म बेचने वाले एक आ जाए, लेकिन एक कर्मयोगी को भी नहीं हरा पाएंगे। और ये हम सब देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार मोदी सरकार लेकर सामने आ रहे हैं। सर, आपके कारगिल की ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। धन्यवाद आपका। लेकिन ये सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार के प्रति जनता का विश्वास है और उन्हीं का परिणाम है। मैं विनम्रता के साथ माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा। उनके कुशल नेतृत्व में हमने ये परिणाम लाए।
छिंदवाड़ा हो, राजगढ़ हो, बड़े बड़े दावे यहाँ पर कांग्रेस कर रही थी, लेकिन दावों की पोल खुल गई। आप लोगों ने मेहनत की और जनता ने जवाब दिया इन्हें। निश्चित रूप से जनता का विश्वास भाजपा पे है, भाजपा की सरकार पे है, माननीय मोदी जी पे है, और उसी का परिणाम है कि ये रिजल्ट आपके सामने आया। सर, जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं आपकी। जिम्मेदारी तो सदैव रहती। जिस दिन शपथ ली थी सरकार के साथ बनने का, बैठने की, तभी से हमने जवाबदारी समझी थी। तो यही कारण है कि लगभग 6 माह की हमारी सरकार हो गई, लेकिन अपने कामों के भरोसे माननीय